स्टूडेंट्स, आज हम लोग एलिगेंट माइंड्स में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ने जा रहे हैं। ये लेक्चर फर्स्ट है, लेक्चर 1 है। फिर इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे, फिर प्लेन मिरर देखेंगे एंड स्फेरिकल मिरर देखेंगे। हम लोग थोड़ा बहुत इसके बारे में पहले भी प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। प्लेन मिरर के बारे में भी पढ़ा होगा आप लोगों ने, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन उसको रिवाइज करना भी ज़रूरी है। तो हम लोग उसको रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे और जो भी इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, वो सभी को देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं इस पे। पहले आप लोग प्रीवियस क्लास में जो पढ़े होंगे उसमें आप लाइट का प्रॉपर्टी के बारे में पढ़े होंगे कि लाइट जो है हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। चूँकि अभी आप 10th क्लास में हैं और मतलब ये हायर क्लास है, तो ये बिल्कुल ट्रू नहीं है कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करता है। ये स्टेटमेंट पूरी तरह से ट्रू नहीं है। हालांकि जब आप लोअर क्लास में थे तो उसके हिसाब से ये सही था, लेकिन जब आप हायर में जाएंगे, जैसे 11th में जाएंगे या 12th में जाएंगे, तो उसमें आप एक फिनोमिना पढ़ेंगे लाइट का, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो उस केस में आप जो ये डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे तो वहाँ आप देखेंगे कि लाइट जो है हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं करता है, वो थोड़ा बेंड भी करता है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट था, इसलिए मैंने इसे ज़रूरी समझा आप लोगों को बता देना कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं करता है। अगर ऑब्जेक्ट बहुत स्मॉल हो तो उस केस में लाइट बेंड करता है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि लाइट बेंड करता है, और इस फिनोमिना को डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। ये जानना जरूरी था, इसके बारे में डिटेल्स में जानना अभी ज़रूरी नहीं है। हायर क्लास में आप खुद पढ़ेंगे इसको तो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो एक बात हमें माइंड में रखना है कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं करता है। ठीक है, लेकिन उसको कंसीडर किया जा सकता है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। अगर ऑब्जेक्ट बहुत स्मॉल हो तो लाइट उसके अराउंड बेंड कर जाता है। ठीक है, जैसे कि इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं हम, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। जैसे मान लेते हैं ये एक कोई प्लेन है और इसमें एक छोटा सा होल है, इस जगह पे बहुत छोटा होल है इस प्लेस पे। ठीक है, अगर लाइट यहाँ से हम इस पे थ्रो करें लाइट को, तो ये लाइट क्या होगा कि इस होल से पास होगा लाइट ये। तो जब ये इस होल से पास हो रहा होगा तो उस समय ये कंप्लीटली 180 डिग्री पे ट्रेवल नहीं करेगा, ये थोड़ा सा बेंड करेगा। ठीक है, हम यही कहना चाह रहे हैं। इसके बारे में डिटेल में अभी नहीं समझेंगे हम लोग, क्योंकि हमारे सिलेबस में ये है नहीं। बस इतना जानना जरूरी है कि एक फिनोमिना है लाइट का डिफ्रैक्शन, जिसमें कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं करता है, लेकिन इसको कंसीडर किया जाता है। हालांकि हम लोग जो भी पढ़ने वाले हैं अभी, उसमें इसी को मान के पढ़ना है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, इसलिए ये ज़रूरी था बताना। ठीक है, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अभी हम लोग जो भी पढ़ने वाले हैं उसमें हमने ये कंसिडर किया है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ये हमारे सिलेबस में है, 10th के सिलेबस में है पढ़ना, जिसमें कि लाइट को कंसिडर किया जा रहा है कि स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, यहाँ से आगे बढ़ते हैं अब। अच्छा, सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि लाइट कैसे हेल्प करता है हमको कोई ऑब्जेक्ट को देखने में, या कोई ऑब्जेक्ट हमको कैसे दिखता है हमारे
ब्रेन में कैसे इमेज बनता है किसी ऑब्जेक्ट का और कैसे देखता है। अगर लाइट ना रहे तो हमें कुछ दिखेगा ही नहीं, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। लाइट की वजह से ही हम लोग कोई ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। तो वो कैसे देखते हैं हम लोग, तो सपोज करते हैं इस ऑब्जेक्ट को हमें देखना है या इस ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं। ये एक फ्लावर है, इसको हम देख रहे हैं, इसका इमेज हमारे ब्रेन पे बन रहा है, ठीक है, इसका इमेज हमारे ब्रेन पे बन रहा है। तो ये ऑब्जेक्ट हमको दिख कैसे रहा है, ये समझने के लिए क्या हो रहा है कि इस ऑब्जेक्ट पे अगर यहाँ पे लाइट मौजूद है, सन मान लेते हैं मौजूद है, या कोई बल्ब मौजूद है, कोई भी सोर्स मौजूद है लाइट का, तो उससे जो भी लाइट इमर्ज हो रहा है, निकल रहा है, वो इस ऑब्जेक्ट पे पड़ रहा है, ठीक है। अरे इस ऑब्जेक्ट पे पड़ने के बाद क्या हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट उसी लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है, हर डायरेक्शन में, हर डायरेक्शन से इस पे आ रहा है। वो हमने यहाँ पे शो नहीं किया है, लेकिन ये हर डायरेक्शन से, जब यहाँ पे कोई सोर्स है जैसे सन है लाइट का, तो हर डायरेक्शन से यहाँ पे रेज ऑफ लाइट या लाइट यहाँ पे पड़ रहा है, इस ऑब्जेक्ट पे इंसिडेंट हो रहा है। एक्चुअल अगर उसको बोलें तो इंसिडेंट हो रहा है इस ऑब्जेक्ट पे। और ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, उसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट कर रहा है उसी लाइट का, ठीक है। और जब ये रिफ्लेक्टेड लाइट हमारे आई के थ्रू एक इमेज बनाता है ब्रेन में, तो हमको ये ऑब्जेक्ट दिखता है। अगर ये सोर्स ना हो यहाँ पे लाइट का, तो हमें ये ऑब्जेक्ट नहीं दिखता है। अंधेरे में हमें कुछ भी नहीं दिखता है, क्योंकि वहाँ पे लाइट का कोई सोर्स नहीं है। वही अगर हम एलईडी जला दें या कोई भी सोर्स अगर आ जाए, तो हमें ऑब्जेक्ट दिखने लगता है। और वो कैसे दिखता है कि उस ऑब्जेक्ट पे पहले लाइट इंसिडेंट होता है, वो ऑब्जेक्ट उस लाइट के पार्ट को रिफ्लेक्ट करता है, और वो रिफ्लेक्टेड लाइट जब हमारे आईज के थ्रू ब्रेन पे एक इमेज बनाता है, तो हमें दिखता है कि ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये बेसिक सा चीज़ है, आप लोग लोअर क्लासेस में इसको बहुत अच्छे से पढ़े होंगे, लेकिन एक ये रिवीजन बेसिस पे हम लोग इसको भी देख लिए, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं, जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उस पर जाएंगे धीरे धीरे। अब आप लोगों ने लोअर क्लासेस में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी पढ़ा होगा, ये इम्पोर्टेंट है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है कि रिफ्लेक्शन अगर लाइट का हो रहा है तो वो एक लॉज फॉलो करता है। ऐसा दो लॉ फॉलो करता है, कहीं भी अगर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो रहा हो फिनोमिना, तो दो लॉज वो फॉलो करता है। क्या क्या लॉज है, इसको भी हम लोग हालांकि पढ़ चुके हैं, लेकिन इसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं क्या क्या है, और इसको समझ भी लेते हैं अच्छे से। हो सकता है अगर हम नहीं समझे हों तो यहाँ पे मैं बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ, एक एक वर्ड को समझेंगे हम लोग कि क्या इसका मीनिंग है, ठीक है। तो पहला लॉ जो है रिफ्लेक्शन का, वो है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको समझने के लिए इसको समझेंगे हम लोग कि क्या ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, और ये इक्वल कैसे हो रहा है। ये समझने के लिए हम एक मिरर लेते हैं, ठीक है। जैसे ये हमारे पास एक मिरर है, ठीक है, ये हमारे पास एक मिरर है, प्लेन मिरर कंसीडर कर रहे हैं इसको हम, कि हमारे पास एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, कोई भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जहाँ से रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो अगर हम बेस्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस को अगर हम कंसीडर करें, तो मिरर बहुत अच्छा एग्जाम्पल है रिफ्लेक्टिंग सरफेस का, तो मिरर को हमने यहाँ पे कंसीडर किया। अब ये लॉ क्या कहना चाह रहा है, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहना चाह रहा है कि इस मिरर पे या इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या बोल रहा है भाई, इसको भी देख लेते हैं। तो मान लेते हैं ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है हमारा, यहाँ पे एक सिंगल रे को हमने कंसिडर किया कि किसी सोर्स से, यहाँ पे कोई सोर्स है लाइट का, जहाँ से कि एक ये सिंगल रे इंसिडेंट हुआ इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, ठीक है। तो इस रे को हम लोग जो इंसिडेंट हुआ इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, उसको हम लोग इंसिडेंट रे बोलेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। फिर अब ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये जो सरफेस है हमारा मिरर, ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो अगर कोई रे ऑफ लाइट इस पे इंसिडेंट हुआ है तो यहाँ से रिफ्लेक्ट भी होगा। अब ये रिफ्लेक्ट होगा, ये रे जो है ये रिफ्लेक्ट हो रहा है यहाँ से, तो इसको हम रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे, ठीक है, इसको रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे, क्लियर है।
अगर कोई रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रहा है तो उसको इंसिडेंट रे बोलेंगे, और जब वो रिफ्लेक्ट होगा तो उसको रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे। बहुत ही सिंपल पॉइंट है ये। अब मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट है हमारा, ये पॉइंट यहाँ पे जहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ और जहाँ से ये रिफ्लेक्ट हुआ लाइट, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, इस पॉइंट को हम लोग पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, क्योंकि इसी पॉइंट पे ये इंसिडेंट हो रहा था लाइट, अब इसी पॉइंट से ये रिफ्लेक्ट भी हो रहा है, और इसी पॉइंट पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर ही अगर हम ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करें, ये लाइन, तो इसको नॉर्मल बोलते हैं हम लोग। ठीक है, ये नॉर्मल है, इसको नॉर्मल बोलते हैं क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। इसको हम डिनोट भी कर देते हैं यहाँ से, आप समझ रहे होंगे हम ये क्या डिनोट करना चाह रहे हैं। ये एंगल हमने बनाया है यहाँ पे 90 डिग्री का, मतलब ये नॉर्मल है। ठीक है, तो इस पॉइंट पे रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रहा है, इसी पॉइंट से रिफ्लेक्ट हो रहा है, और इसी पॉइंट पे जो हमने 90 डिग्री का परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है उसको नॉर्मल बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो अब देखते हैं, अब समझते हैं ये जो लॉ था इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, तो ये लॉ क्या कह रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, अभी तक हम लोगों ने एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं देखा है, क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। तो ये जो नॉर्मल बना हमारा, ये नॉर्मल और ये इंसिडेंट रे था, तो इस दोनों के बीच में एक एंगल बन रहा है, देखिए यहाँ पे, जिसको कि हमने आई से डिनोट कर रखा है। तो इस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। जो एंगल इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बन रहा है उस एंगल को हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है। और जो एंगल रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में बन रहा है उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं, जिसको कि आर से डिनोट किया गया है यहाँ पे, आर से। तो आई एंगल ऑफ इंसिडेंस है, आर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। ठीक है, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोल रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस विल ऑलवेज बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मीनिंग है अदर वर्ड में अगर इसको हम बोलें तो आई विल ऑलवेज इक्वल टू आर। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं, ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है आई, या ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल आई विल इक्वल टू एंगल आर। ये एंगल आई क्या है, आई जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और आर जो है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ क्या था, फर्स्ट लॉ यही बोल रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसको कि हमने यहाँ पे लिख दिया कि आई इज इक्वल टू आर। अगर इसको आप डायग्राम से समझना चाहें तो ये एंगल और ये एंगल हमेशा इक्वल होगा। ये हमारा फर्स्ट लॉ था, बिल्कुल ही सिंपल है। ठीक है, अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। एक और लॉ है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो दो लॉ में आता है। एक पहला लॉ हमने देख लिया, अब दूसरा लॉ हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, दूसरा लॉ क्या कह रहा है इसको भी समझते हैं हम लोग। द इंसिडेंट रे द नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। सेम प्लेन, ये स्टेटमेंट तो बहुत ही सिंपल है, लेकिन कन्फ्यूजन जहाँ पे होता है वो कन्फ्यूजन वाली पॉइंट यहाँ पे है, सेम प्लेन। इसका मीनिंग क्या है, ये मीनिंग हमको समझना है, और इसमें ये सारा चीज़ आप समझ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसका मीनिंग क्या है देख लेते हैं। इसका कहने का मीनिंग है प्लेन। प्लेन आप लोगों ने मैथ में पढ़ा होगा, प्लेन क्या होता है समझते भी होंगे आप, और अगर नहीं समझते हैं तो हम यहाँ पे बता दे रहे हैं कि प्लेन क्या होता है। जैसे आप एक कोई क्यूब कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, क्यूब ही ले लेते हैं। ठीक है, ये मान लेते हैं हमारा क्यूब है एक, हम ड्रॉ कर रहे हैं। बहुत अच्छा ड्रॉ नहीं हो पाएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन हम समझने के लिए इसको ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा एक क्यूब ड्रॉ हो गया। ठीक है, इस पे मान लेते हैं कि ये जो इसमें टोटल कितने सरफेस हैं, टोटल 6 सरफेस हैं, 6 प्लेन हैं। ये डिफरेंट प्लेन है, 1 प्लेन 2 3 4, इस तरह से अगर आप काउंट करेंगे 4 5 और एक पीछे है 6, टोटल 6 प्लेन है इसमें। ठीक है,
यहाँ पे दो प्लेन दिखाया गया है, देखिए आप यहाँ पे दो अलग अलग प्लेन दिखाया गया है, एक ये प्लेन दिखाया गया है और एक ये ब्लू वाला प्लेन दिखाया गया है, दो अलग अलग प्लेन है। जिसका कहने का मतलब ये है कि इंसिडेंट रे जो अभी हम लोग प्रीवियस स्लाइड में देखे हैं, इंसिडेंट रे नॉर्मल भी देखे हैं प्रीवियस स्लाइड में, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये सभी एक ही प्लेन में होगा, दूसरे प्लेन में नहीं होगा। ये सेकेंड लॉ कह रहा है, विल ऑल लाइज इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन में होगा, दो डिफरेंट प्लेन में नहीं होगा। ठीक है, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोल रहा है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल विल लाइज इन द सेम प्लेन। ठीक है, तो अभी हम लोग प्रीवियस स्लाइड में देखे हैं कि कैसे इंसिडेंट रे किसको बोल रहे थे, रिफ्लेक्टेड रे किसको बोल रहे थे और नॉर्मल किसको बोल रहे थे, वो समझ चुके हैं हम प्रीवियस स्लाइड में। और ये सेकेंड लॉ क्या बोल रहा है कि ये तीनों चीज़ जो है वो सेम प्लेन में रहेगा, दो डिफरेंट प्लेन में नहीं रहेगा या थ्री प्लेन में नहीं रहेगा, सेम प्लेन में रहेगा। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया बात। दोनों लॉ हम लोग देख चुके हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। फर्स्ट लॉ देख लिए थे, ये सेकेंड लॉ भी देख लिए कि ये सेम प्लेन में रहेगा। फर्स्ट लॉ में हम लोग क्या देखे थे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंट विल इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, और ये सेकेंड लॉ में क्या देख लिए कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग क्या देखेंगे कि प्लेन मिरर में इमेज कैसे फॉर्म होता है। ये आप पहले भी देखे होंगे, इसको रिवाइज कर लेते हैं कि कोई प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर है, उसमें इमेज कैसे फॉर्म होता है। प्लेन मिरर्स का तो हम लोग डेली यूज़ करते हैं, डेली यूज़ करना पड़ता है प्लेन मिरर हम लोग देखने के लिए, अपना फेस देखने के लिए या कुछ और करने के लिए, सेविंग करने के लिए या और भी बहुत सारी चीज़ करने के लिए प्लेन मिरर का यूज़ करते हैं। उसमें इमेज कैसे फॉर्म होता है ये समझेंगे पहले हम लोग, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे। ठीक है, तो कैसे फॉर्म होता है देख लेते हैं यहाँ से। ये जो है हमारा, ये मिरर है हमारा। ठीक है, ये जो है हमारा मिरर है ये, और ये जो है इसका पॉलिश्ड सरफेस है, यहाँ पे नहीं दिखाया गया है, हम इसको डिनोट कर देते हैं। इसका मीनिंग होता है कि इधर का जो पार्ट है ये पॉलिश्ड सरफेस है। ठीक है, और ये वाला इधर जो पार्ट है इस मिरर का वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होगा। और ये जो सरफेस है इसका बैक साइड में ये पॉलिश्ड सरफेस है। और आप जानते होंगे कि ये किस चीज़ से पॉलिश किया जाता है, सिल्वर का लेयर रहता है इसमें, जो कि एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह एक्ट करता है। हर मिरर में, प्लेन मिरर में जो हम लोग यूज़ करते हैं डे टू डे घर में, तो उसमें एक सिल्वर का लेयर रहता है बैक साइड में, और उसके ऊपर एक पेंट किया हुआ रहता है, और वही सिल्वर का जो लेयर है वो रिफ्लेक्टिंग लेयर की तरह काम करता है, और इसीलिए जो मिरर है वो एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ठीक है, तो इसमें इमेज कैसे फॉर्म होता है ये बेसिक है, इसलिए इसको हम लोग देख ले रहे हैं, ताकि हमको जब हम स्फेरिकल मिरर पढ़ें जो कि इम्पोर्टेंट है तो हमें समझने में दिक्कत नहीं हो। ठीक है, अच्छा, ये जो हमने बनाया है यहाँ पे बहुत सारा चीज़, इसको रे डायग्राम बोलते हैं, रे डायग्राम बोलते हैं, आप लोग जानते होंगे। तो अगर हम कंसिडर करें कि ये एक ऑब्जेक्ट है कोई, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, आप कुछ भी कंसिडर कर सकते हैं, टेबल भी कंसिडर कर सकते हैं, ट्री भी कंसिडर कर सकते हैं, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसको सिंप्लिसिटी के लिए हमने इस तरह से दिखा लिया, एक एरो से दिखा लिया कि ये एक हमारा ऑब्जेक्ट है। और इसका इमेज कैसे फॉर्म हो रहा है, जब हम फेस देखते हैं तो फेस जब मिरर में देखते हैं तो फेस हमारा एक ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रहा है, और हमारे फेस का जो इमेज दिख रहा है हमको वो इमेज बन रहा है फेस का। ठीक है, तो हमने कोई एक ऑब्जेक्ट कंसिडर कर लिया। अब अभी हम लोग पढ़े थे फर्स्ट लॉ में कि इंसिडेंट रे होगा, रिफ्लेक्टेड रे होगा, ये सब सारा चीज़ देख चुके हैं हम लोग। तो इस ऑब्जेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट हमको दिखेगा कैसे, क्या हो रहा है भाई, यहाँ से ये लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, यहाँ से यहाँ पे कोई सोर्स होगा
इस सोर्स से इस पे लाइट इंसिडेंट हो रहा होगा और ये जो ऑब्जेक्ट है उस लाइट के पार्ट को रिफ्लेक्ट कर रहा होगा। तो हम कंसीडर कर लेते हैं कि इस पॉइंट से, जो इसका टिप है, इस पॉइंट से एक लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर भी रिफ्लेक्शन का बात हो रहा है, और अगर हम इस ऑब्जेक्ट पर भी रिफ्लेक्शन का ये करेंगे तो थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, इसलिए अभी हम लोग सोर्स को नेग्लेक्ट कर दे रहे हैं। हम ये इमेजिन कर रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट है और इससे जो लाइट निकल रहा है इस मिरर की तरफ वो इंसिडेंट होगा, इंसिडेंट रे होगा। एक रे हमने कंसिडर किया लाइट का जो कि इस मिरर पे इंसिडेंट हो रहा है। ठीक है, अब हमने पढ़ा था, अभी हम वेरीफाई करेंगे यहाँ से। तो हमने क्या पढ़ा था फर्स्ट लॉ में अभी कि ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, और अगर ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है तो यहाँ पे जब ये इंसिडेंट रे आया और नॉर्मल इसका कहाँ पे होगा, इसी पे होगा, इसी पॉइंट पे होगा, जो इसका 90 डिग्री होगा उसी पॉइंट पे नॉर्मल होगा इस पॉइंट के लिए। ठीक है, तो नॉर्मल भी यहीं पर है और इंसिडेंट रे भी यहीं पे आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ऐसा दिख रहा है ये कि इंसिडेंट रे आया। और ऐसे भी आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर कोई 90 डिग्री पे कोई रे इंसिडेंट हो रहा है, या लेज़र ही आप पकड़ लीजिए कि लेज़र ही को यहाँ से हम लेज़र को ऑन किए और 90 डिग्री पे हमने वो लेज़र को ऑन किया है, लेज़र जो निकल रहा है वो 90 डिग्री पे इंसिडेंट हो रहा है इस प्लेन मिरर पे, तो उसी पॉइंट से ये रिफ्लेक्ट होगा, 90 डिग्री पर ही रिफ्लेक्ट होगा। प्लेन का जो मिरर है उसके 90 डिग्री पर ही रिफ्लेक्ट होगा। तो वही यहाँ पे दिखाया गया है रे डायग्राम के हेल्प से कि एक रे ऑफ लाइट जब इस पर इंसिडेंट हुआ प्लेन मिरर पे तो उसी पाथ पे ये रिफ्लेक्ट हो गया। इसीलिए यहाँ पे एक इस एरो में दिखाया गया है और एक इस एरो में दिखाया गया है। एक इंसिडेंट हो रहा है और फिर उसी पाथ पे ये रिफ्लेक्ट भी हो जा रहा है। ठीक है, लेकिन हमको ये एहसास कैसा होगा, ये दिखेगा कैसा हमको, इंसिडेंट यहाँ से यहाँ हुआ और रिफ्लेक्ट भी यहाँ से यहाँ हो रहा है, तो हमको लगेगा कि ये मिरर के पीछे से आ रहा है लाइट, एक्चुअल में यहाँ पे नहीं आ रहा है, इसलिए इसको डॉटेड लाइन से दिखाया गया है। ये हमको एहसास हो रहा है या हमको ऐसा लग रहा है कि जो ये इंसिडेंट हुआ था लाइट रे वो यहाँ से वापस आ रहा है, एक्चुअल में तो यहीं से रिफ्लेक्ट हो गया, लेकिन हमको लगेगा कि ये इधर से लाइट आ रहा है। ठीक है, तो ये एक पॉइंट पर हमने देख लिया कि ये टिप पे अगर है तो ऐसा बनेगा उसका, हमको लगेगा कि यहाँ से ये लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है, हमको ये एहसास होगा। अब इसी पॉइंट से और भी हर एक डायरेक्शन में जाएगा, लेकिन हम हर एक डायरेक्शन को नहीं देख रहे हैं, मेरे काम का जो है बस उसी डायरेक्शन, उसी रे ऑफ लाइट को हम लोग देखेंगे। तो एक दूसरा और लेते हैं, तो ये इंसिडेंट रे है, यहाँ से भी निकलेगा ना भाई, और दूसरे जगह से भी निकलेगा, लेकिन मेरे काम का जो है, हमको जो इमेज बनाने में हेल्प करेगा, हम बस उसी को देख रहे हैं रे डायग्राम पे। तो यहाँ से एक और लाइट इंसिडेंट अगर होता है तो अभी आप देखिए, अब यहाँ पे आप वो वेरीफाई कर सकते हैं। अब ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया, तो नॉर्मल जो बनाएंगे इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से ये बनेगा नॉर्मल, ये नॉर्मल बन गया। और आई क्या हो जाएगा, ये एंगल आई हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये इंसिडेंट रे है तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बन जाएगा, ये आई हो जाएगा। ठीक है, और नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में इंसिडेंट एंगल बना, और नॉर्मल और ये रिफ्लेक्ट होगा ना, ऐसे इस एंगल से अगर आया है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद इधर गया ये रे, तो ये जो एंगल है नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में ये रिफ्लेक्टेड एंगल बनेगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनेगा। ठीक है, तो हम लोगों ने लॉ में क्या पढ़ा था, आई विल ऑलवेज इक्वल टू आर, आई और आर दोनों इक्वल होगा। ठीक है, वो हम बस वेरीफाई कर दिए यहाँ पे। अब इसको समझेंगे कि इस पॉइंट का क्या हो रहा है। यहाँ पे ये आया, इधर से ये रिफ्लेक्ट कर गया, लेकिन हमको लगेगा क्या कि ये मिरर के पीछे से आ रहा है, इसलिए ये डॉट डॉट लाइन से दिखाया गया है यहाँ पे। ठीक है, तो अब अगर हम देखें समझें तो ये जो पॉइंट है हमारा, ये पॉइंट इसका टिप, इसका इमेज हमको लगेगा कि यहाँ पे बना हुआ है। वर्चुअली हमको ये एहसास होगा कि ये इस टिप का इमेज यहाँ पे बना हुआ है। और अगर वहीं दूसरा हम देखें कि ये भी तो हो सकता है ना, ये भी इंसिडेंट रे जैसे यहाँ फर्स्ट में हुआ था वैसे ही होगा, और यहाँ से ये रिफ्लेक्ट करेगा और हमको लगेगा कि यहाँ से ये
रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो इस पॉइंट का इमेज यहाँ पे बना, ठीक है, और इस पॉइंट टिप का इमेज यहाँ पे बना। इसी तरह इस ऑब्जेक्ट के हर एक पॉइंट से जो भी रे निकलेगा वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करेगा और उसका करस्पॉन्ड, जैसे इस पॉइंट का करस्पॉन्डिंग यहाँ पे बनेगा, इस पॉइंट का करस्पॉन्डिंग इमेज जो है यहाँ पे बनेगा। ठीक है, तो जैसा यहाँ पे दिख रहा, जैसा ऑब्जेक्ट था वैसा ही हमको इसका इमेज भी दिखेगा। ठीक है, क्लियर है। इसीलिए अगर इस इमेज का हम इसका प्रॉपर्टी अगर बताना चाहें तो क्या होगा, जैसा ऑब्जेक्ट था हमारा सेम टू सेम उसी ऑब्जेक्ट जैसा हमारा इमेज भी फॉर्म हो रहा है। तो दोनों का हाइट जो है इमेज और ऑब्जेक्ट का सेम होगा इस केस में, और ये वर्चुअली लग रहा है हमको, वो एक्चुअल इमेज नहीं है, ये वर्चुअल लग रहा है, क्योंकि हमको हर एक केस में हमको ये एहसास हो रहा है कि ये लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रहा है, जबकि एक्चुअली यहाँ से रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। रिफ्लेक्ट तो इसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस से ही हो रहा है, लेकिन हमको लग रहा है ये कि यहाँ से ये रिफ्लेक्ट होके जा रहा है। ठीक है, तो ये तो एक्चुअल यहाँ पे इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है इनसी रे का, तो हमको ये जो इमेज मिलेगा वो वर्चुअल इमेज मिलेगा। और भी बहुत सारा चीज़ है इसमें, इतना हम लोग समझ गए कि इस प्लेन मिरर में इमेज कैसे फॉर्म होता है। और भी ये क्लियर होगा जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो डिटेल में इन सब चीज़ों को और भी डिस्कस करेंगे हम, और आप अगर हमारे साथ लेक्चर में जुड़े रहेंगे तो आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अब हम ये प्लेन मिरर तो देख लिए थे हम लोग, अब हम लोग ये कंसिडर करेंगे स्फेरिकल मिरर के बारे में देखेंगे। ये प्लेन मिरर तो हम लोग डेली यूज़ करते हैं घर में फेस देखने के लिए। अब स्फेरिकल मिरर के बारे में अगर समझना है हमको तो हमें सबसे पहले स्फेयर समझना होगा। ये आप अच्छे से जानते होंगे कि स्फेयर क्या होता है। स्फेयर ऐसा आप लोग मैथ्स में ज़रूर पढ़े होंगे कि ये एक स्फेयर है। आप बॉल समझ सकते हैं, बॉल ये एक स्फेयर है, ये आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। ठीक है, तो वैसा ही एक मान लेते हैं कि ये एक स्फेयर है। ठीक है, मतलब ये एक स्फेयर है और इसका हमने क्या किया है, यहाँ पे क्या किया है, इधर से पॉलिश कर दिया है। ये जो डॉट डॉट दिख रहा है आपको, ये पीछे साइड ये हमने पॉलिश कर दिया है, सिल्वर का लेयर लगाया है, उसके बाद पेंट कर दिया है। तो ये पॉलिश्ड सरफेस हो गया। और इसका जो इनर वाला पार्ट है, इनर अंदर की तरफ जो पार्ट है, वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह एक्ट करेगा। हमने इधर पॉलिश किया है बैक साइड में, जिसका फ्रंट साइड जो है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह काम करेगा। और ये स्फेयर कैसा है, हॉलो है, सॉलिड स्फेयर नहीं है। बॉल भी हमारा हॉलो है, अंदर से खाली रहता है। ये हॉलो स्फेयर है, उसका क्या किया है हमने, इसका आउटर लेयर को हमने पॉलिश कर दिया है, तो इनर लेयर जो है वो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह एक्ट करेगा। अब क्या किए हम, इस ये जो स्फेयर है हमारा होलो स्फेयर, इसको हमने क्या कर लिया, इसको मैंने कट कर दिया भाई, ऐसा बन के आएगा। एक्चुअल में ये ऐसा कट कर दिए हम, तो ऐसा कुछ आपको ये दिख रहा होगा। ठीक है, ये कटा हुआ दिख रहा होगा, मतलब हेमिस्फेयर से भी छोटा दिख रहा होगा आपको। ठीक है, तो अब क्या होगा कि ये एक हमको मिरर मिल गया, इसी को हम लोग स्फेरिकल मिरर बोलते हैं, क्योंकि ये स्फेयर का पार्ट है इसीलिए इसको स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। ठीक है, इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर है इनर साइड, और पॉलिश्ड सरफेस इधर है। अब ये जो शेप बना है इसको कनकेव बोलते हैं, कनकेव सरफेस है ये। ठीक है, इसको कनकेव सरफेस बोलते हैं। ये जो इस टाइप का बना है हमारा, कट करने के बाद स्फेयर को, हॉलो स्फेयर को कट करने के बाद ये कनकेव सरफेस का है। ठीक है, इसी का जस्ट एक दूसरा केस अगर हम लोग देखें तो हम इस बार इस केस में क्या किए हैं कि इनर सरफेस को हमने पॉलिश कर दिया है। देखिए यहाँ पे डॉट डॉट जो था वो डॉट डॉट आउटर सरफेस में था, लेकिन इस साइड हमने क्या इधर हम क्या किए हैं कि इनर साइड को पॉलिश किया गया है, तो इसका रिफ्लेक्टिंग साइड आउटर वाला हो जाएगा। आउटर वाला पार्ट जो है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह काम करेगा, जो कि यहाँ पे दिखाया गया है कि ये इसका आउटर सरफेस जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो यहाँ भी एक हमको एक मिरर मिलेगा, स्फेरिकल मिरर मिलेगा यहाँ पे,
इसको भी अगर हम कट करेंगे ऐसे तो हेमिस्फेयर का एक छोटा सा पार्ट मिलेगा, यहाँ पे ऐसा मिलेगा पार्ट। और ये भी एक स्फेरिकल मिरर कहलाएगा। तो स्फेरिकल मिरर दो टाइप का हो सकता है, एक कनकेव सरफेस हो सकता है, एक कॉन्वेक्स सरफेस हो सकता है। अगर इस तरह का केस हुआ तो उसको कॉन्वेक्स सरफेस बोलेंगे, और अगर इस तरह का केस हुआ तो उसको कनकेव सरफेस बोलेंगे, या कनकेव स्फेरिकल मिरर बोलेंगे, या जस्ट कनकेव मिरर बोलेंगे, ठीक है। और इसको कॉन्वेक्स मिरर बोलेंगे। क्लियर है? प्लेन मिरर ये था, स्फेरिकल मिरर इस टाइप से आया है, ठीक है। ये समझ लेने के बाद हमको आगे आसानी होगा समझने में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और भी ये सारा चीज क्लियर होगा, और बीच बीच में हम ये एक्सप्लेन करते रहेंगे कि ये कहाँ से आया है, ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं हो। अब स्फेरिकल मिरर में जो अभी हम लोग हॉलो स्फेयर को पढ़े थे, उसमें बहुत सारा टर्म यूज होगा, क्योंकि हमको इमेज बनाना होगा स्फेरिकल मिरर में, तो बहुत सारा टर्म यूज होगा, बहुत सारा समझना होगा, जो कि बार बार हम यूज करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या क्या है। जैसे रेडियस ऑफ कर्वेचर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, जैसे प्रिंसिपल एक्सिस किसको बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर किसको बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर किसको बोलते हैं, ये सब हम देख लेंगे कॉनकेव मिरर में भी और कॉन्वेक्स मिरर में भी, ठीक है। यहाँ पे ये कॉनकेव मिरर जो है, ये आउटर सरफेस देखिए इसका पॉलिश्ड है, आउटर सरफेस पॉलिश्ड है, जबकि इनर सरफेस जो है, ये इनर सरफेस जो है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है। और ये हॉलो स्फेयर का पार्ट है, इसीलिए इसको स्फेरिकल मिरर बोल रहे हैं। मतलब यहाँ पे कैसा होगा, ये अच्छे से ड्रॉ नहीं हो पा रहा है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं ड्रॉ करने का। ये ऐसा बन के आएगा ये, ठीक है। ये मिरर ऐसा बन के आएगा, ठीक है। हेमिस्फेयर का इमेजिन करना है आपको, कि हेमिस्फेयर का, तो ये है ना, आप इस स्फेयर को अगर स्लाइस कर देंगे, कोई एक स्फेयर है, इसको आप कट कर देंगे यहाँ से, तो कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, वही ऐसा दिख रहा है ये कनकेव सरफेस, ठीक है। तो अब इसको मिटा देते हैं, कंफ्यूजन होगा। तो यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है। तो पहले, सबसे पहले जो हम लोग समझेंगे पोल किसको बोलते हैं, ये समझेंगे हम। तो पोल यहाँ पे देखिए, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, इसका ये वाला पॉइंट, कनकेव मिरर का ये पॉइंट और कन्वेक्स मिरर का ये पॉइंट, हमने कट कर लिया है इसको, इस मिरर को इस स्फेरिकल सरफेस से कट कर लिया है हमने। तो ये कनकेव मिरर मिल रहा है, यहाँ पे हम लोग समझ चुके हैं कनकेव मिरर कैसे मिलता है, कॉन्वेक्स मिरर कैसे मिलता है, ये समझ चुके हैं। अब इस मिरर में पोल कौन सा पॉइंट है, तो कनकेव मिरर में पोल ये पॉइंट है यहाँ, जो कि P से डिनोट किया गया है, पोल लिखा भी गया है। और कॉन्वेक्स में इस पॉइंट को पोल बोलते हैं। द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज ए पॉइंट कॉल्ड द पोल। तो ये जो सेंटर है इसका, यहाँ से यहाँ तक हमने कट किया था, इसका एक मिडिल पॉइंट होगा ना, सेंटर होगा ना। जैसे यहाँ पे इसको कट किए हैं, तो ये एक पॉइंट इमेजिन करना होगा, क्योंकि ये 3D में इमेज है। 2D में आप समझना चाहेंगे तो गलत कर देंगे, इसको सर्कल मत समझिएगा आप, ये सर्कल नहीं है, ये स्फेयर है, 3D इमेज है ये, ठीक है। क्योंकि 3D को हम यहाँ पे दिखा नहीं सकते हैं, इसलिए इसको 2D में दिखाए हैं, इसलिए ये सर्कल जैसा लग रहा है, जबकि ये सर्कल है नहीं, ये स्फेयर है, हॉलो स्फेयर है, ठीक है। तो पोल किसको बोलेंगे, पोल हम बोलेंगे ये जो हमने कट करके निकाला कनकेव सरफेस, ये जो कट करके हमने निकाला है, इसका जो सेंटर होगा उसको पोल बोलेंगे। और ये सेंटर हमेशा मिरर पर ही रहेगा, ये मिरर का ही पार्ट है, ठीक है। और इसको P से डिनोट करते हैं, ये समझ लिए हम लोग। अब देखते हैं भाई आगे और क्या है। अभी हम लोग पोल समझ लिए हैं, स्फेरिकल मिरर में पोल क्या होता है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं और क्या है। पोल समझ लिए, अब हम क्या समझने जा रहे हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर समझेंगे क्या है। पोल समझ लिए हम लोग, पोल तो ये है जो इस मिरर का जो हमने कट किया था उसका सेंटर है, उसको हम लोग पोल बोल रहे हैं, ये पोल, ठीक है। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट है सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ लिखा भी हुआ है सेंटर ऑफ कर्वेचर।
और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर लिखा हुआ है दोनों मिरर के केस में। और सेंटर ऑफ कर्वेचर किसको बोलेंगे? ये जो मिरर हमने कट करके निकाला जिस हॉलो स्फेयर से, उस हॉलो स्फेयर का एक सेंटर तो जरूर होगा। जैसे इस केस में इसका सेंटर मिडिल पॉइंट होगा, तो ये जो स्फेयर का जो सेंटर होगा उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे, जबकि जो मिरर का सेंटर होगा उसको पोल बोलेंगे। ठीक है, तो ये कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे मिरर का जो मिडिल पॉइंट होगा, सेंटर होगा, उसको पोल बोलेंगे, और ये मिरर जिस हॉलो स्फेयर का पार्ट था उस स्फेयर के सेंटर को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे, जिसको कि सी से डिनोट किया जा रहा है, सी से डिनोट किया जा रहा है। ठीक है, अब एक चीज आप नोटिस कर रहे होंगे कि पोल जो है हमेशा मिरर पे रहेगा, मिरर पर ही लाई करेगा। पोल मिरर पर ही लाई कर रहा है, पोल मिरर पर ही लाई कर रहा है पोल। ठीक है, लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर ये तो एक वर्चुअल पॉइंट है, क्योंकि ये तो इस हॉलो स्फेयर का सेंटर था, इस ये मिरर पर लाई नहीं कर रहा है, ये मिरर से अलग है पोल, जबकि मिरर पर ही है। ठीक है, लेकिन ये मिरर से अलग है। ठीक है, ये समझ लिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल समझ लिए हम लोग। दो चीज, जो हॉलो स्फेयर का सेंटर होगा उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे, और जो स्फेरिकल मिरर का या कनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर का जो मिडिल पॉइंट होगा उसको पोल बोलेंगे। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट टर्म क्या समझना जरूरी है हमें। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर किसको बोलेंगे? तो ये तो सिंपल ही है। अब जैसे ये स्फेयर लिए थे, तो इसका सेंटर से अगर हम ये पॉइंट जो अगर हम इसको ड्रॉ करें तो इसको रेडियस बोलते हैं इस स्फेयर का। तो उसी तरह से यहाँ पे ये हॉलो स्फेयर का, इस हॉलो स्फेयर का सेंटर से जो इसका सरफेस पे जो भी लाइन होगा, जो भी लाइन ड्रॉ होगा, वो इस स्फेयर का रेडियस कहलाएगा। और चूंकि ये कर्व का मतलब कर्व्ड मिरर है ना, ये कनकेव और कॉन्वेक्स मिरर है यहाँ पे, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन पोल को ज्वाइन कर रहा है उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है भी, ये जो है इसको आर से डिनोट करते हैं, आर से रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रेडियस ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे लिखा हुआ है इस केस में, मतलब आर और मतलब सीपी को हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, सीपी को हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, क्योंकि ये रेडियस ही था, इस हॉलो स्फेयर का रेडियस ही था, इसीलिए इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोला जा रहा है। क्लियर है? देख लेते हैं इसको। रेडियस ऑफ द स्फेयर ऑफ विच द सरफेस ऑफ ए स्फेयर कैन फॉर्म आर। ठीक है, ये हमने एक्सप्लेन कर दिया है, जो भी यहाँ लिखा हुआ है वो हमने एक्सप्लेन कर दिया है। तो अभी तक हम लोग क्या क्या देख चुके हैं? पोल देख चुके हैं जो कि मिरर का मिडिल पॉइंट होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर देख चुके हैं जो कि हॉलो स्फेयर का सेंटर होता है, उसको सी से डिनोट करते हैं, पोल को पी से डिनोट करते हैं, और सी और पी को जो लाइन ज्वाइन कर रहा है इस लेंथ को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है? आगे देखते हैं और कौन सा टर्म है समझने के लिए। प्रिंसिपल एक्सिस किसको बोलते हैं? तो ये जो है ना हमारा, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पूरा लाइन, ये जो स्ट्रेट लाइन बना हुआ है ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, और प्रिंसिपल एक्सिस जो होता है वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस इज नॉर्मल टू द मिरर एट इट्स पोल। अब ये कोई भी होगा, आप तो पढ़े होंगे, ये तो आप मैथ में अच्छी तरह से जानते होंगे कि इस स्फेयर का, हॉलो स्फेयर का सेंटर से जो भी रेडियस इस पे ज्वाइन होगा वो सभी नॉर्मल होता है। ये नॉर्मल होता है, ये नॉर्मल 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ये भी 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ये भी, क्योंकि ये स्फेयर है, सर्कल नहीं समझना है इसको। अगर आप सर्कल समझेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। स्फेयर है तो ये हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है, रेडियस। वही यहाँ पे बोला गया है कि प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये लाइन को बोल रहे हैं हम लोग, ठीक है, जिसमें कि सी से लेके पी तक को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोल रहे हैं, और सी से पी तक के लेंथ को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोला गया है, और ये पूरा लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस बोला गया है।
और ये प्रिंसिपल एक्सिस जो है वो हमेशा इस सरफेस का, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। सिंपल सी बात है, इसको मैथमेटिकली अगर समझेंगे तो आपको तुरंत क्लियर हो जाएगा। बस आप इसको स्फेयर समझिएगा, स्फेयर समझिएगा, सर्कल नहीं समझिएगा। ठीक है, तो हमने क्या क्या देख लिया, एक बार फिर रिवीजन कर लेते हैं। पोल हमने देख लिया, पोल देख लिया हमने, सेंटर ऑफ कर्वेचर देख लिया हमने, इस दोनों के बीच में जो लेंथ है उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, और ये पूरे लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। और भी ये जब हम रे डायग्राम बनाएंगे तो ये सब टर्म का यूज करेंगे और वहाँ पर भी हम एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे, ताकि सब कुछ आपको अच्छे से क्लियर होता जाए, आपको बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़े। और अगर आप बुक पढ़ेंगे भी तो आपको बहुत बेनिफिट होगा, समझने में ज़रा सा भी दिक्कत नहीं हो। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग देख चुके हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इससे आगे का पार्ट देखेंगे कि स्फेरिकल मिरर जो अभी हम लोग पढ़े वो उस स्फेरिकल मिरर में इमेज फॉर्मेशन का देखना है हम लोगों को, कि इमेज उसमें कैसा फॉर्म होता है, उस इमेज का क्या प्रॉपर्टी होता है। तो ये हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आप लोग बने रहिए हमारे साथ। एलिगेंट माइंड में आप लोगों का बहुत ये है, आप एलिगेंट माइंड का पार्ट बने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और आप इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए, और जिस टॉपिक पे आपको दिक्कत है, जिस तरह का वीडियो चाहते हैं हमसे, वो आप कमेंट में ज़रूर हमको बताइए, हम उस टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।